नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूथ फाउंडेशन और वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट पर अपनी चिंता जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि आपदाओं का आना, ग्लेशियरों का टूटना, जल स्रोतों का सूखना और वनाग्नि जैसी घटनाएं हमें आगाह कर रही हैं कि हमें प्रकृति के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश को इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के साथ आगे बढ़ाना होगा ताकि विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और जलवायु संकट से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर मंथन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और सरकार, वैज्ञानिकों तथा आम जनता को एक मंच पर लाकर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने की रणनीति तैयार करना। देखिए, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए हैं, उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से और उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नई हेली सेवाओं का शुभारंभ किया, जिससे देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं को उड़ान योजना के तहत राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए अहम बताया। उनका कहना है कि इन सेवाओं से यात्रा का समय 8 से 10 घंटे से 1 घंटे कर जाएगा। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में यह सुविधा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। राज्य में अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं शुरू हो चुकी है और भविष्य में इसे और विस्तार दिया जाएगा। नहीं, हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है, तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिले। नहीं, हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है, तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14। और हरिद्वार में त्योहारों और 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें चौकन्ने अपराधों के अनावरण और आगामी त्योहारों को शांति से संपन्न कराने पर चर्चा हुई। एसएसपी ने साफ चेतावनी दी कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस बैठक में साइबर क्राइम, गैंगस्टर मॉनिटरिंग और ऑपरेशन मुक्ति अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की गई। देखिए, होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं,
तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों की स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। आज देखिए, और होली और रमजान का जुम्मा इस बार एक ही दिन पड़ने से प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर है। बुग्गावाला थाना परिसर में शांति बैठक आयोजित की गई। इसमें इलाके और धर्मगुरुओं ने शिरकत की। बैठक में सभी ने आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। सीओ बुग्गावाला संजय चौहान ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर हाल में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। इलाके के गणमान्य लोगों ने भरोसा दिया कि वे हमेशा की तरह इस बार भी मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे, जिससे गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा जा सके। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई चुनौती नहीं है। ये तो संयोग की बात है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब मतलब जुम्मे की नमाज जो है हो रही है और उसी दिन होली पड़ रही है। तो अभी मैंने पब्लिक की मीटिंग ली, उसमें जो फौजी लोग हमारे आए उनको बता दिया गया कि साहब होली का रंग है, तो आप जो है 2:30 बजे के आसपास नमाज अदा कर लीजिए और उससे पहले हम होली का त्यौहार मनवा देंगे सब लोग। और इस क्षेत्र के बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। अभी हमारी उससे बड़ी अच्छी वार्ता हुई, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। कुछ बड़े अच्छे सजेशन दिए गए हैं कि ताकि जैसे बाइक पे ट्रिपल राइडिंग ना हो या 4 लोग अच्छे में दुर्घटना होती तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। और इस तरह का कोई इशू नहीं है, ये न कोई चुनौती है। आप देखिएगा बड़ा अच्छे से त्यौहार मनाया जाएगा, होली का त्यौहार मनाया जाएगा और बड़े अच्छे से नमाज भी अदा की जाएगी। देखिए, पहले तो मैं और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 13 से 15 मार्च के बीच कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक बारिश का असर मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जिलों में दिखेगा। इस दौरान तेज हवाएं और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। देहरादून, मसूरी, नैनीताल और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं यात्रा करने वाले लोग और किसान विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बदलते मौसम का असर जनजीवन और फसलों पर भी पड़ सकता है। होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज़्यादा है, एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी खत्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो 1 से 8 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ सकता है 1-2 दिन आगे जो है, लेकिन उसके बाद जब बारिश होगी 13 से तो घटेंगे। होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें। और हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव इलाके में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का मुख्य आरोपी सुमित बिष्ट उर्फ बाली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 9 मार्च की शाम को हनी प्रजापति अपनी दुकान में बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच देख रहा था और तभी सुमित बिष्ट दुकान में घुसा और मामूली बहस के बाद हनी के सिर पर गोली चला दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को मुखानी थाना क्षेत्र के बसाने इलाके से धर दबोचा है। पुलिस ने पहले भी उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें भोटिया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था। और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ हल्द्वानी, एसओजी और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज है, इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहां पर साक्ष्य संकलन किए
साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके हॉस्पिटल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा एफआईआर देने पे और मौके पर जो पूछताछ है उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा, जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट उर्फ बाली, जिसने ये गोली मारने का कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने अपराध कारित किया था, शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें बूढ़िया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था। और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ हल्द्वानी, एसओजी और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज है, इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहां पर साक्ष्य संकलन किए, साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके हॉस्पिटल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा एफआईआर देने पे और मौके पर जो पूछताछ है उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा, जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस। और हरिद्वार के ज्वालापुर में एक बड़ा हादसा हुआ। लोधा मंडी इलाके में एक घर में बने पटाखों में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के 3 टप्पर तक उड़ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गहरोला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस विस्फोट के कारणों की पूरी छानबीन कर रही है। बढ़ते आगे खबर हरिद्वार से सामने आ रही, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह की निजी सचिव बनकर मौज लूटने और लोगों से ठगी करने का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक खटखटी हरिद्वार क्षेत्र अंतर्गत एआरटीओ चौक स्थित होटल उद्मन आर्किड के रिसेप्शनिस्ट विशाल पोखरियाल ने पुलिस को तहरीर देकर बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का फर्जी निजी सचिव बनकर होटल की 5 मार्च से सुविधाएं लेने और लोगों को बुलाकर फर्जी मीटिंग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर होटल में छापा मारा। पुलिस ने छापे के दौरान फर्जी सचिव को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने आरोपी के पास से बीसीसीआई का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया है, जिसमें जय शाह और आरोपी अमरिंदर की फोटो लगी हुई है। आरोपी का नाम अमरिंदर सिंह, निवासी नाजू शाह, थाना कुलगढ़ी, जिला फिरोजपुर, पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। बढ़ते आगे हरिद्वार के रुड़की में एक छात्रा ने अचानक गंग नहर में छलांग लगा दी और इस बीच देवदूत बनकर पहुंची सीपीओ। पुलिस ने गंग नहर में कूदकर छात्रा को सकुशल बाहर निकाल लिया है। फिलहाल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस ने छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। बताया छात्रा एमए प्रथम वर्ष में पढ़ती है और पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। लड़की आपको बताते चले, इसी के साथ बताया जा रहा है कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह सोलानी पोल के पास एक छात्रा ने आत्महत्या के इरादे से गंग नहर में छलांग लगाई और छात्रा को गंग नहर में छलांग लगाता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसी दौरान कांवड़ पटरी पर गश्त कर रहे सीपीओ के उप निरीक्षक मनोज शर्मा और कांस्टेबल कृपा राम चौहान बिना देरी किए गंग नहर की तरफ दौड़ पड़े।
और चारधाम यात्रा में आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए जो है अब उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया गया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कहा कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वाहन प्रदेश का हो या फिर दूसरे राज्य का हो। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बात कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। छोटी गाड़ी 400 और बड़ी गाड़ी की फीस 600 रुपए है। उसके फिटनेस के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माने जाने वाले चारधाम यात्रा का हिंदुओं के दिलों में अन्य तीर्थ स्थलों की तुलना में एक अलग ही धार्मिक महत्व है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ से मिलकर बनी चारधाम यात्रा अप्रैल मई के महीने में शुरू होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल 2025 से होने जा रही है। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई, केदारनाथ धाम के द्वार 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल और एसएसपी के निर्देशन में चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत ज्वालापुर पुलिस और सीआईयू टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 2 नशा तस्करों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कुल 2 किलो चरस भी बरामद की गई। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्रों में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां रोजाना रिहायशी इलाकों में जंगलों से हाथी आ जाते हैं और जंगली हाथी के कॉलोनियों में आते ही लोग हाथी के पीछे भागने लगते हैं। ऐसे में इस लापरवाही के कारण दुर्घटना भी हो सकती है, घट सकती है और सीसीटीवी में कैद वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। जागरूकता की कमी के कारण यह स्थिति और गंभीर हो सकती है और इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।